हमीद वाले वाकये के बाद फरीदी अपने कमरे में खिड़की के करीब एक कुर्सी पर बैठा किसी ख्याल में डूबा हुआ था। उंगलियों में दबा हुआ सिगार जाने कब का बुझ गया था। सिगार में लगी हुई राख इस बात का इशारा कर रही थी कि देर से उसने लटके हुए हाथ को हिलाया नहीं है, वरना राख जरूर गिर गई होती। वह अचानक चौंक पड़ा। किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख दिया था। उसने पलट कर देखा। गजाला खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने इस वक्त सफेद साड़ी बांध रखी थी। इस सादगी में उसके चेहरे पर और खूबसूरती उभर आई थी। बड़ी बड़ी जादुई आंखें ऐसी लग रही थीं कि मानो सुबह हो रही हो और घनी पलकों की छांव में खुशगवार सी शामें रेंगती महसूस हो रही थीं। कुछ चाय वगैरह का भी होश है? गजाला की आवाज कमरे की खामोश फिजा में गूंज उठी। उसकी आवाज में न जाने क्या चीज थी जिसने फरीदी की नसों में नशा सा दौड़ा दिया। उसकी आवाज में क्या था? ममता थी, शिकायत थी, तकाजा था, सुपुर्दगी थी, और न जाने क्या क्या। फरीदी अचानक की मुस्कुरा पड़ा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो उन दहकते रुखसारों की आंच में गल गया हो। उसे अपनी हंसती लहरें लेती हुई झील सरीखी मालूम होने लगी। ऐसी झील जिसमें सुबह की किरणें रंगीन ताने बाने बन रही हों। तभी फरीदी को खुद में इस बदलाव का एहसास हुआ और उसके जेहन में झपट कर ख्यालों के उन कोने पर काली चादर डाल दी जहां से मोहब्बत की किरणें फूट रही थीं। वह अचानक जरूरत से ज्यादा संजीदा हो गया। गजाला ने भी शायद यह बदलाव महसूस किया। उसके चेहरे पर मुर्दनी सी छा गई। कहिए तो चाय यहीं भिजवा दूं? गजाला ने मुर्दा सी आवाज में कहा, अब्बा जान वगैरह आपका इंतजार कर रहे हैं। इस वक्त मेरी तरफ से माफी मांग लीजिएगा। अच्छा तो फिर यहीं भिजवा दूंगी, गजाला ने कहा और कुछ देर तक खड़ी उसे देखती रही। फरीदी खिड़की से बाहर देख रहा था। गजाला के चले जाने के बाद उसने उंगलियों में दबा हुआ सिगार बाहर फेंककर दूसरा सुलगाया और हल्के हल्के कश लेने लगा। अब्बा मियाँ, किसी ने पीछे से पुकारा। फरीदी पलटकर देखने लगा। दरवाजे में परवेज खड़ा दूध की शीशी में मुंह लगाए दूध चूस रहा था। तुम हमारे अब्बा मियाँ हो? परवेज फरीदी को अपनी तरफ देखकर बोला। फरीदी उसके इस अचानक सवाल पर बौखला गया, लेकिन फिर हंसने लगा। अब्बा मियाँ हंसते हैं, अब्बा मियाँ हंसते हैं। परवेज दूध की शीशी बगल में दबाकर तालियां बजाता हुआ उछलने कूदने लगा। इतने में हमीद भी आ गया। और बेटा, चचा जान को भूल गए? उसने धीरे से कहा। फरीदी उसे घूरने लगा, मगर हमीद ने चेहरे पर पहले जैसी शरारती मुस्कुराहट फैली हुई थी। कहिए जनाब, इतनी बुरी औलादे लिए फिरते हैं और फिर फरमाते हैं कि मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं। हमीद बोला। क्या बकते हो? फरीदी ने अपनी हंसी रोककर संजीदा बनने की कोशिश करते हुए कहा। हाँ हाँ, परवेज उछल उछल कर हंसता हुआ बोला, अब्बा मियाँ ने चचा जन को डांट दिया। हाँ हाँ हाँ। हमीद एक कुर्सी पर बैठकर शरारती नजरों से परवेज की तरफ देखने लगा। हम गोद में बैठेंगे? परवेज हमीद के करीब आकर ठनक कर बोला। जी। हमीद हैरान होकर चीखा, यह आप क्या फरमा रहे हैं? जरा अपना भारी भरकम जिस्म तो देखिए। परवेज उछलकर उसकी गोद में बैठ गया और हमीद के मुंह से चीख निकल गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी रानों की हड्डियां कड़कड़ा कर टूट जाएंगी। फरीदी बेइख्तियार हंस पड़ा। अरे जनाबे आला, उतारिए भी, वरना मेरी हड्डियां टूट जाएंगी। हमीद कराह कर बोला। हम खरगोश का बच्चा लेंगे। परवेज हमीद की गोद में मचलता हुआ बोला। अरे मरा! हमीद चीखा, खरगोश का बच्चा नहीं, बल्कि मैं आपको गधे का बच्चा मंगवा दूंगा। अल्लाह, मेरी जान छोड़िए। नाया नाया, खरगोश का बच्चा। परवेज और ज्यादा मचलने लगा। ए अल्लाह, मेरी जान बचाए, हमीद ने फरीदी से कहा। मैं क्या जानूं, फरीदी ने कहा और दूसरी तरफ मुंह फेर का सिगार पीने लगा। खरगोश का बच्चा, खरगोश का बच्चा। अबे भाग भूतनी के! हमीद ने झल्लाकर परवेज को धकेल दिया। परवेज के गिरते ही दूध की शीशी टूट गई और सारा दूध जमीन पर फैल गया। परवेज जमीन पर पड़ा हिचकियां ले लेकर रो रहा था। तुमने यह क्या किया? फरीदी ने घबराकर उसे उठाते हुए कहा। इतने में गजाला नौकर के साथ चाय लेकर आ गई। यह क्या? परवेज को इस हाल में देखकर वह बोली। मुझे अफसोस है, फरीदी ने खड़े होकर कहा। आखिर हुआ क्या? हमीद को तो आप देख ही रही हैं, बेचारा दुबला पतला आदमी है। परवेज साहब उसकी गोद में चढ़कर बैठ गए थे और किसी तरह उतरने का नाम ही न लेते थे। ओह! गजाला परवेज को जमीन से उठाने के लिए झुकी। उठिए चचा जान, देखिए ये लोग क्या कहेंगे। नाया उठेंगे, हमको धकेल दिया, आंख परवेज रोता हुआ बोला। उसकी हालत देखकर गजाला की आंखों में आंसू आ गए। फरीदी और हमीद को भी काफी अफसोस हुआ। बड़ी मुश्किल से गजाला उसे बहला फुसलाकर बाहर ले गई। तुमने बहुत बुरा किया, फरीदी ने हमीद से कहा।
तो क्या अपनी हड्डियां तुड़वा लेता, हमीद ने कहा और चाय पीने लगा। उसी रात की बात है। फरीदी, हमीद, गजाला, तारिक और नवाब साहब बरामदे में बैठे कुएं से चिनगारियां निकलने का इंतजार कर रहे थे। गजाला की आंखें फरीदी के चेहरे पर लगी हुई थी। 11 तो बज गए। नवाब साहब ने बेचैनी से कुर्सी पर पहलू बदलते हुए कहा, मुजरिम अब आज तीसरी बेवकूफ़ी न करेगा। फरीदी मुस्कुराकर बोला, तो क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि किसी आदमी की हरकत है? नवाब साहब ने कहा, 100%। फरीदी ने कहा और सिगार सुलगाने लगा। अभी ये बातें हो ही रही थीं कि अचानक एक तेज किस्म की सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी। यह लो आवाज़ें शुरू हो गईं। ओह! फरीदी के मुंह से अचनाक निकला और वह सीधा होकर बैठ गया। साथ ही उसने अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी पर नजर डाली। जानवरों की आवाज़ों से कोठी गूंज रही थी। फरीदी उठकर अंदर चला गया। वह कई कमरों में घूम घूम कर आवाज़ें सुनता रहा। फिर वह बरामदे में लौट आया। यहाँ भी ऐसा मालूम हो रहा था जैसे ये आवाज़ें दीवार के एक हिस्से से निकल रही हों। आवाज़ों का सारा सिलसिला खत्म होते ही उसने फिर अपनी घड़ी पर नजर डाली। ओह! उसके मुंह से दोबारा निकला और फिर वह किसी गहरी सोच में डूब गया। सीढ़ी, बांस की सीढ़ी, नवाब साहब चौंक कर बोले। एक सीढ़ी मंगवाए, फरीदी ने कहा और बुझे हुए सिगार को सुलगाकर बेताबी से बरामदे में टहलने लगा। उसका चेहरा लाल हो रहा था और आंखों में अजीब किस्म की चमक पैदा हो गई थी। हमीद अच्छी तरह जानता था कि ऐसे मौके पर उसकी ऐसी ही हालत हुआ करती है, जब उसे यकीन हो जाता है कि उसका शिकार फंदे में आ गया है। खुदा खैर करे, कुछ होने वाला है, हमीद ने धीरे से कहा। क्या? गजाला जो करीब ही खड़ी थी, चौंक कर बोली। कोई नई बात होने वाली है। मैं आपका मतलब नहीं समझी। अभी समझ में आ जाएगा। इतने में 2 नौकर सीढ़ी लेकर गए। ओह, यह तो बहुत छोटी है, फरीदी ने कहा। खैर, कुछ परवाह नहीं, जरा वह मेज इधर घसीटकर दीवार से लगा दो और यह सीढ़ी उस पर रखकर दीवार से टिका दो। उसके कहने के मुताबिक सीढ़ी लगा दी गई। एक बात, फरीदी नवाब साहब की तरफ मुड़कर बोला, क्या इन आवाज़ों से पहले हमेशा इसी किस्म की सरसराहट को आवाज़ सुनाई देती है? इसी बिना पर तो मैंने यह कहा था कि अब जानवरों की आवाज़ें शुरू होने वाली है। फरीदी सिर हिलाता हुआ सीढ़ी पर चढ़ गया। ऊपर पहुंचकर वह थोड़ी देर तक इधर उधर दीवार को उंगलियों से खटखटाता रहा। फिर अचानक उसका कहकहा सुनकर लोग चौंक पड़े। क्या बात है भाई? नवाब साहब डरी हुई आवाज मन बोले। कोई खास बात नहीं, लेकिन दिलचस्प जरूर है। कुछ बताओ भी। क्या आप बता सकते हैं कि यह दीवार किस चीज की बनी हुई है? फरीदी ने कहा। क्या बच्चों जैसा सवाल करते हैं? नवाब साहब बुरा सा मुंह बनाते हुए बोले। नाराज होने की जरूरत नहीं, यह सवाल बहुत जरूरी है, फरीदी ने कहा। अरे भाई, पत्थर की है और किस चीज की होती? क्या पूरी? लाहौल विला कुव्वत। नवाब साहब जाने के लिए मुड़े। जरा ठहरिए, मैं एक जिम्मेदार आदमी की हैसियत से आपसे यह सवाल कर रहा हूँ, फरीदी ने दीवार के एक हिस्से की तरफ इशारा करते हुए कहा। क्या यहाँ भी पत्थर है? हाँ भाई, नवाब साहब ने कहा, लेकिन उनकी आवाज से पता चल रहा था जैसे उन्होंने यूं ही जवाब दे दिया हो। फरीदी हंसने लगा। भाई बताओ, यह क्या मामला है? मेरा दम घुट रहा है। तो सुनिए जनाब, अभी तक आप लोग एक बहुत ही दिलचस्प रिकॉर्ड सुनते रहे हैं। यहाँ इस जगह लाउड स्पीकर का हॉर्न लगा हुआ है। अरे! नवाब साहब उछल पड़े। और तारीफ करता हूँ उस आर्टिस्ट की जिसने इस जाली को ऐसे रंगकर पत्थरों में मिला दिया है। फरीदी मुस्कुराकर बोला। क्या तमाशा है, आखिर यह सब क्या है? नवाब साहब अपना माथा रगड़ते हुए बोले। यही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं क्या बताऊँ? ताज्जुब की बात है कि आप इस मकान के मालिक होते हुए भी इसका जवाब नहीं दे सकते। खुदा गवाह है कि मैं कुछ नहीं जानता। भला इस बात पर किसे यकीन आएगा? फरीदी ने सीढ़ी से उतरते हुए कहा। अंदर भी कई जगहों पर ऐसे ही हॉर्न फिट हैं। होंगे भाई, मगर मैं कसम खाकर। कोई बात नहीं, मेरा काम खत्म। चलो भाई हमीद, सामान वगैरह ठीक करो, इसी वक्त चलेंगे। 1 बजे वाली ट्रेन मिल ही जाएगी। मगर नवाब साहब रुक रुक कर बोले। काम खत्म कहाँ, हम लोगों की जिंदगी खतरे में मालूम होती है। भला मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ? कम से कम यह मामला मेरे बस का नहीं, फरीदी ने जवाब दिया। आखिर आप इस तरह क्यों जा रहे हैं? गजाला आगे बढ़कर बोली। इतनी कामयाबी तो आपने हासिल कर ली थी और इसका पता लगाना भी कोई मामूली बात न थी। और इसका पता तो आप लोगों को भी था। तुम न जाने कैसी बातें कर रहे हो। क्या मैं झूठ कह रहा हूँ? नवाब साहब बोले। तारिक साहब, आप खुद फैसला कीजिए, फरीदी ने कहा। इस बात पर किसे यकीन आएगा कि इस तरह दीवारों में लाउड स्पीकर फिट कर देना कोई घड़ी 2 घड़ी का काम तो है नहीं।
जाहिर है कि इसमें वक्त लगा होगा। फिर मैं यह कैसे समझ लूं कि इस घर के रहने वालों को इसकी खबर न हुई? मान लीजिए कि यह हर घर ही के किसी आदमी की है, तो ऐसी हालत में भी हर किसी को मालूम होना चाहिए था। क्या ख्याल है साहब, इसके बारे में क्या कह सकता हूँ? तारिक ने जवाब दिया। जाली लाउडस्पीकर। नवाब साहब खुद ब खुद बड़बड़ाए। शायद आपको यकीन नहीं आया। फरीदी ने पतलून की जेब से बड़ा सा चाकू निकालकर हमीद को देते हुए कहा, जाओ भाई, जरा चढ़कर इस मामले को साफ ही कर दो। हमीद चाकू लेकर सीढ़ी पर चढ़ गया। थोड़ी देर की मेहनत के बाद इतनी जाली कट गई कि लाउडस्पीकर का हॉर्न साफ दिखाई देने लगा। ऐसे ही और भी बहुत से लाउडस्पीकर यहाँ की दीवारों में लगे हुए हैं। फरीदी बोला। मैं क्या करूं? नवाब साहब बेबसे से बोले। उनके चेहरे पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें उभर आई थीं। इस इमारत के कमरों में सफेदी कब से नहीं हुई? फरीदी ने पूछा। पिछले साल हुई थी, नवाब साहब बोले। तो यह सब काम उसके बाद ही हुआ है, वरना सफेदी करने वालों में जरूर यह बात फैलती। उफ मेरे खुदा! नवाब साहब अपना चेहरा रूमाल से साफ करते हुए बोले, तो यह काम उस वक्त हुआ जब मैं और गजाला 6 महीने के लिए बाहर गए थे। उस वक्त शायद लाउडस्पीकर के हॉर्न फिट किए गए, क्योंकि यह कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं। यह एक रात में भी हो सकता है, लेकिन दीवारों में तार दौड़ाने का इंतजाम उसी वक्त कर लिया गया होगा जब यह इमारत बन रही थी। नवाब साहब हैरत से फरीदी को देख रहे थे। यह इमारत किसकी निगरानी में तैयार हुई थी? अचानक फरीदी ने पूछा। मेरे मरहूम प्राइवेट सेक्रेटरी की निगरानी में। नवाब साहब बोले, मैं उस समय परमानेंट तौर पर लखनऊ में रहता था। वो यह वजह है इन हजरत की मौत की। फरीदी अचानक बोला। क्या मतलब? यकीनन वे उस आदमी से मिले हुए थे जो आपको तंग कर रहा है और आखिरकार उसने उन्हें अपने रास्ते से हटा दिया। आखिर वह कौन हो सकता है? नवाब साहब ने पूछा। आपका कोई दुश्मन? नवाब साहब सोच में पड़ गए। मगर मेरा कोई दुश्मन इतना अक्लमंद नहीं, नवाब साहब ने जवाब दिया। खैर भाई, हमीद चलकर सामान इकट्ठा करो। फरीदी हमीद की तरफ मुड़कर बोला। आप हमें इस हाल में छोड़कर हरगिज नहीं जा सकते। लेकिन मैं कर ही क्या सकता हूँ? यह सब कुछ मैं नहीं जानती, आपको ठहरना पड़ेगा। और अब आप इसका पता तो लगा ही सकते हैं कि इस हॉर्न का सिलसिला कहाँ से शुरू होता है। तारिक बोला। हाँ, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं, सिर्फ पूरी इमारत खुदवानी पड़ेगी। फरीदी ने ताना मारते हुए कहा। कुछ भी सही, लेकिन आप यहाँ से जा नहीं सकते। गजाला बोली, चलिए अब चलकर आराम कीजिए।